नमस्कार, स्वागत है आपका 8 बजे की खबरों में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर दिया जोर। महिला आरक्षण बिल पारित करने की बताई जरूरत। दिल्ली में महिला जनप्रतिनिधियों का पहला सम्मेलन। असम में कांग्रेस का प्रचार तेज। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री दें वादों का हिसाब। ईपीएफ पर टैक्स प्रस्ताव वापस लेने के लिए पार्टी बनाएगी दबाव। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान का बीजेपी ने किया स्वागत। कहा, जल्द बने सरकार। कांग्रेस ने बताया बेमेल गठबंधन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष का कुलपति पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप। कहा, दाखिला रद्द करने की साजिश। यूनिवर्सिटी ने आरक्षण संबंधी विसंगति की बात कबूल। और कर्ज नहीं चुकाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। वित्त मंत्री का ऐलान। बैंकों को मजबूत करने के लिए जल्द बनेगा विशेषज्ञ समूह। संसद और विधान मंडलों की महिला जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में राष्ट्रपति ने पार्टियों से महिला आरक्षण बिल पारित करने की सलाह दी है। महिला लिंगानुपात बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अभियान में भागीदारी पर भी उन्होंने जोर दिया। वहीं उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने संसदीय समितियों में महिला सदस्यों के ज्यादा से ज्यादा नामांकन की जरूरत बताई। सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि सूचना तंत्र तक महिला जनप्रतिनिधियों की पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए। संसद और विधान मंडलों की महिला जनप्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन शनिवार को दिल्ली में शुरू हो गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 दिन चलने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान में महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन विधानसभाओं और संसद में अभी भी महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या काफी कम है। उन्होंने सभी दलों को महिला आरक्षण बिल पारित कराने की सलाह दी। वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल 1/3 रिजर्वेशंस in the Lok Sabha, in the Rajya Sabha, in the Vidhan Sabha, by making the necessary amendment to the Constitution. राष्ट्रपति ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने लैंगिक समानता के लिए इस साल महिला दिवस की थीम प्लैनेट 50-50 बाय 2030 रखा है। भारत को इसमें अहम भूमिका निभानी चाहिए। Accelerate the 2030 agenda. The global community has to rededicate themselves to gender equality and women empowerment, and the organization of the National Conference of Women Legislature is a step, to my mind, in the right direction. सम्मेलन में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने स्थानीय निकाय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ने और निर्णय प्रक्रिया में उनकी अहम भूमिका की तारीफ की। उन्होंने पार्टियों से संसदीय समितियों में ज्यादा से ज्यादा महिला प्रतिनिधियों को नामांकित करने की सलाह दी। The representative political parties must broad base their nomination while nominating their women members to be in the committees, statutory bodies, as also while selecting speakers to participate in the debates in the House on other areas of public concern. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सशक्तिकरण के लिए सूचना तंत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया और महिला जनप्रतिनिधियों तक इसकी पहुंच की जरूरत बताई। यदि सशक्तिकरण की चर्चा का कोई सार निकालना है तो वह तब तक संभव नहीं है जब तक जानकारी और उससे जुड़े तंत्र को दुरुस्त नहीं किया जाए। मैं समझती हूँ कि महिला सांसदों और विधायकों पर यह काफी हद तक लागू होता है। सेमिनार के उद्घाटन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की अध्यक्ष और बांग्लादेश की स्पीकर शिरीन चौधरी भी सम्मेलन में शिरकत कर रही हैं। सम्मेलन में महिला सांसद और विधायकों के साथ ही स्थानीय और पंचायत जनप्रतिनिधि भी शिरकत कर रहे हैं। वैसे तो 2 दिन तक चलने वाले देश भर के महिला जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन का एजेंडा काफ़ी भारी भरकम है, लेकिन उनका फोकस रहेगा राष्ट्र के सशक्त निर्माण में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। कैमरामैन सुरेश के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। संसद और विधान मंडलों की महिला जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन को कई महिला मंत्रियों और सांसदों ने संबोधित किया। इसमें विधायिका में महिलाओं की भूमिका और उनकी आर्थिक निर्भरता पर खासतौर पर जोर दिया गया। महिला जनप्रतिनिधियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले दिन केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ उनकी आर्थिक निर्भरता पर जोर दिया।
हमने महिला को सत्ता में भागीदारी दी, मगर जब तक उसको इकोनॉमिक तरीके पे, उसको आर्थिक तौर पे हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम आर्थिक तौर पे एक महिला को मजबूत नहीं करेंगे, हम समझते हैं कि अपने काम में हम सफल नहीं होंगे। सम्मेलन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि सरकारी योजनाओं की निगरानी महिला जनप्रतिनिधि बेहतर तरीके से कर सकती हैं। शिक्षा विभाग से योजनाएं चल रही हैं, स्वास्थ्य विभाग से योजनाएं चल रही हैं। ये वो योजनाएं हैं जो सीधे महिलाओं को लाभ पहुंचाती हैं, लेकिन उनकी निगरानी पुरुष नहीं कर सकते। उनकी निगरानी प्रभावी ढंग से केवल महिलाएं कर सकती हैं। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की अध्यक्ष और बांग्लादेश की स्पीकर शिरीन चौधरी ने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व हासिल करने से ज्यादा भूमिका को बेहतर तरीके से निभाने की जरूरत है। First challenge is to secure your position and then exercise your authority with confidence, because it is not a charity, it is a right that you have acquired and you have to stand up for your own right. सम्मेलन को कई महिला केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने संबोधित किया। रविवार को सम्मेलन में प्रशासन और कानून बनाने में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा होगी। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस पार्टी ने ईपीएफ से टैक्स हटाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। शनिवार को पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय को घेरा तो राहुल गांधी ने असम की जनता के बीच इस मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी 2 दिनों के असम के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने अगले महीने होने वाले चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लिया। ईपीएफ टैक्स मसले पर एक तरफ दिल्ली में महिला कांग्रेस ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इसी मुद्दे पर असम के नौगांव में रैली के दौरान सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार काले धन रखने वालों से टैक्स वसूलने की बजाय तनख्वाह पर गुजारा करने वाले लोगों के पैसे पर टैक्स वसूलना चाहती है। जो पूरी जिंदगी काम करते हैं, जो सैलरी लेते हैं, सरकार के एम्प्लॉइज, बाकी लोग जो सैलरी लेते हैं उनका पीएफ काट देते हैं। कहते नहीं भैया, तुमसे हम टैक्स लेंगे, जोरों से टैक्स नहीं लेंगे। अपने भाषण में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए उन्हें जनता से किए वादे पूरे करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने लोगों को जो आश्वासन दिए थे, लोग अब उनका हिसाब चाहते हैं। मोदी जी आए, कहा मैं ये दूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। बहुत अच्छी मार्केटिंग हुई, प्रोडक्ट कुछ नहीं था उसके अंदर। आज तक हिंदुस्तान रिफंड मांग रहा है, घूमा फिर रहा है, भैया हमें रिफंड दो, रिफंड दो। नौगांव में रैली से पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष ने श्रीमंत शंकरदेव संघ के सदस्यों से मुलाकात की और शहीद भवन चौक से बोरघाट बाईपास तक पदयात्रा के जरिए लोगों से जनसंपर्क स्थापित किया। गौरतलब है कि असम में 126 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरण में चुनाव होने हैं, जिसमें 4 अप्रैल को पहले और 11 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार बैंकों को फिर से मजबूत करना चाहती है, ये उनकी प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द ही विशेषज्ञ समूह बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कर्ज नहीं लौटाने वालों को भी सख्त संदेश दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि देश में ज्यादा बैंकों की जगह मजबूत बैंकों की जरूरत है। गुड़गांव में बैंक और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के ज्ञान संगम कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि जल्द ही एक विशेषज्ञ समूह बनाया जाएगा। वित्त मंत्री के मुताबिक बैंकों की पूंजी जरूरतों का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। You need strong banks rather than numerically a larger number. What is the strategy for this consolidation? The bankers themselves have suggested an expert group to immediately go into this issue. We will consider that suggestion. अरुण जेटली ने कहा कि कर्ज नहीं लौटाने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। बैंक्स जो कदम उठा रहे हैं उसी का प्रभाव है कि कुछ लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि कुछ एसेट्स को ट्रांसफर किया जाए और उसका पैसा बैंकों तक वापस आए। प्रोविजनिंग यानी कि ऋण की स्थिति क्या है उसमें बदलाव आया है। कोई ऋण माफी किसी को नहीं दी जाएगी और ना दी गई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल देश का सबसे पहला ऑनलाइन कोर्ट बन सकता है। वहीं बैंक्रप्सी कोड और इंसॉल्वेंसी कानून से जुड़े बिल बजट सत्र के दूसरे हिस्से में रखे जाने की उम्मीद है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में जल्द ही फिर से पीडीपी बीजेपी की सरकार बन सकती है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के संकेतों से बीजेपी उत्साहित है और उनके बयान को सकारात्मक संकेत मान रही है। हालांकि कांग्रेस इसे बेमेल गठबंधन बता रही है। मेरा ये है कि जो मुफ्ती साहब ने जिस मकसद के लिए इतना बड़ा फैसला किया, अगर वो मकसद मुद्दा पूरा होता है तो मुझे कोई फिक्र नहीं है कि लोग जो हैं वो मुझे बीजेपी के साथ जाने के लिए उनको अच्छा लगे बुरा लगे। अगर लोगों का जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के इस बयान से बीजेपी के नेता उत्साहित हैं। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता निर्मल सिंह ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सभी वादों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बाढ़ राहत के लिए 80,000 करोड़ का पैकेज दिया है और जरूरत पड़ी तो और राशि दी जाएगी। जो बाढ़ ग्रस्त लोग हैं, जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, उनकी बहुत आशाएं हैं और 67 सालों की जो समस्या है उनका भी हल निकालने की कोशिश की गई है। और सभी की नज़रें जो है आने वाली सरकार के लिए है, उसके ऊपर हैं और मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और पीडीपी विचारधारा के स्तर पर दो ध्रुवों पर खड़े हैं, इसलिए अगर दोनों पार्टियां फिर से गठबंधन करती हैं तो नुकसान राज्य की जनता को उठाना होगा। बेमेल शादी पूरे प्रदेश के लिए एक बार फिर घातक साबित हो रही। मुझे लगता है कि रस्साकशी में कश्मीर की जनता सफर करेगी। प्रशासन ठप है, कोई विकास के काम हो नहीं रहे। नेशनल पैंथर्स पार्टी ने मांग की है कि राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता तुरंत खत्म की जाए। गवर्नर महोदय को स्पष्ट शब्दों में उनसे ये बात करनी होगी कि क्या वो सरकार बनाने के लिए तैयार है या तैयार नहीं है। बीच का रास्ता लेके और असेंबली को निलंबन में रखना, सस्पेंडेड एनिमेशन में रखना गलत होगा। जम्मू कश्मीर में 8 जनवरी से राज्यपाल शासन लगा हुआ है। शुक्रवार को महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल NN वोहरा से भी मुलाकात की थी। इसके बाद भी नई सरकार के गठन की संभावनाओं को बल मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लोग कहानियां लिखते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, संगीत बनाते हैं, मैं फिल्में बनाता हूँ। लाल सलाम! लाल सलाम! इनफ! न करें आप जनता के। समाज से शुरू से जुड़ा रहा और समाज की समझदारी बनती गई, इसलिए जब फिल्में बनाई तो उनमें कहानियां नजर आई जो सच्चाई है, यथार्थ है, तो उसको शेयर किया ऑडियंस के साथ। कंपटीशन की बात कर रहे हो तुम? वही जो आपने हमें कभी करने नहीं दिया। अरे हमारे लिए तो स्कूल के सारे दरवाजे बंद थे। मैं किसी तरह का जज नहीं हूँ, न ही जो होता है उसके बारे में मैं कहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो हो रहा है वो हो रहा है। वर्दी पर से हाथ हटा। नहीं हटाऊंगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रकाश झा और मुझसे आप मिलिए गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवियत्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज जेएनयू मुद्दे को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। मथुरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्मेलन में केंद्र की एनडीए सरकार की कामकाज की उन्होंने तारीफ की। मथुरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस को जमकर कोसा। उन्होंने जेएनयू मुद्दे को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आलोचना की। कांग्रेस पार्टी
वहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी। अमित शाह ने केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई में रही यूपीए सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी निशाना साधा। देश के अर्थतंत्र की पटरी जो गाड़ी जो पटरी पर से उतर गई थी, उसको प्रधानमंत्री जी ने पटरी पर चढ़ाने का काम किया। सम्मेलन में अमित शाह ने कहा कि एनडीए सरकार किसान और गरीबों की बेहतरी के लिए काम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार गांव के अंतिम छोर तक विकास की लहर पहुंचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को लेकर अब बीजेपी के अंदर भी खूब राजनीति हो रही है। पार्टी के एक युवा नेता के विवादित बयान के बाद बीजेपी ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन गोरखपुर से पार्टी सांसद योगी आदित्यनाथ के सुर इससे नर्म नहीं पड़े हैं। हालांकि पार्टी के ही एक और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कन्हैया के समर्थन में सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के एक युवा नेता की वजह से पार्टी विवादों में फंस गई। बदायूं जिले में युवा मोर्चा के प्रमुख कुलदीप वार्ष्णेय ने कन्हैया कुमार की जीप काट कर लाने वाले को 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। थोड़ी ही देर बाद बीजेपी ने कुलदीप को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया, लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश से ही पार्टी के सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार जेएनयू में देश विरोधी माहौल पैदा नहीं होने देगी। वहाँ जो कुछ भी घटित हो रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण कि वहाँ के कुछ शिक्षक भी इन गतिविधियों में लिप्त हैं, ये उससे भी बड़ा शर्मनाक और निंदनीय है। इधर दिल्ली में तथाकथित पूर्वांचल सेना के नाम से पोस्टर लगवाए गए हैं। इनमें कन्हैया को गोली मारने वाले को 11 लाख रुपए बतौर इनाम देने की बात कही गई है। हालांकि बिहार से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर कन्हैया के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। हालांकि फैसला करना कौन देशद्रोही है कौन देशद्रोही नहीं है, ये फैसला करना काम है अदालतों का। अदालत और अभी मामला जो सब्जुडिस है। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार गुरुवार को जेल से रिहा हुआ है। कन्हैया पर देशद्रोह का आरोप था। धमकियां मिलने के बाद पुलिस ने कहा है कि कन्हैया को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी मदन मित्रा को फिर से तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार बनाना विपक्षी दलों को रास नहीं आ रहा है। सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी इसे गरीबों के साथ मजाक बता रही है। पश्चिम बंगाल में प्रचार शुरू होने से पहले ही तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। सीपीएम ने कहा कि मदन मित्रा को टिकट देकर ममता बनर्जी ने बंगाल की परंपरा को तोड़ा है। पार्टी का कहना है कि बंगाल में राजनीतिक दल आरोपी को उम्मीदवार बनाने से बचते रहे हैं। He is not only arrested, he is not only accused, but public knows that how he was the beneficiary of the cheat fund and how he tried to help the Trinamool Congress and Mamata Banerjee from the kitties of the looted fund of the cheat fund. So naturally Mamata Banerjee is obliging here. टीएमसी का ये फैसला कांग्रेस को भी रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि ममता बनर्जी की कथनी और करनी में अंतर है। एक आदमी जिसपे इतने बड़े चिट घोटाले, बैंक घोटाले का आरोप है, जेल में बंद रहा, इतने लंबे समय से बंद है, उसको टिकट देना ये दर्शाता है कि ममता जी कहती कुछ है, करती कुछ है। इधर बीजेपी का दावा है कि शारदा घोटाले में सीबीआई की जांच जारी है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सीबीआई जैसे ही अपनी जांच प्रारंभ करेगी तो मदन मित्रा ने भी बहुत सारे ऐसे नाम दिए जिनको कि वापस अंदर जाना है। तो मुझे लगता है कि चुनाव तक आते आते बहुत सारे टीएमसी के कार्यकर्ता जो लाखों लोगों के चिटफंड के माध्यम से पैसा कलेक्ट करके उन्होंने देश के बाहर भेजा, वो सारे लोग जेल के सिक्चर में जाना भी चाहिए। टीएमसी की ओर से जारी सूची के मुताबिक मदन मित्रा कमारहाटी से चुनाव लड़ेंगे। मित्रा फिलहाल जेल में हैं। उन्हें शारदा घोटाले के सिलसिले में 12 दिसंबर 2014 को गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी एक बार फिर से केरल से राज्यसभा के सदस्य के उम्मीदवार होंगे। केरल कांग्रेस के अध्यक्ष वीएम सुधीरन ने आज इसका ऐलान किया। राज्यसभा में केरल की 3 सीटें जो हैं वो इसी महीने के आखिर में खाली हो रही हैं। 3 सीटों में अभी 1 सीट कांग्रेस और 2 सीटें सीपीएम के पास हैं। केरल विधानसभा की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ 2 सीटें जीत सकती हैं। इन सीटों के लिए नामांकन पत्र 11 मार्च तक दाखिल किए जाएंगे। 14 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 21 मार्च को। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह ने आरोप लगाया है कि उनका दाखिला रद्द करने की साजिश रची जा रही है।
उन्होंने कुलपति पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। इस बीच विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि ऋचा सिंह के दाखिले से जुड़ी रिपोर्ट में आरक्षण से जुड़ी गड़बड़ियां पाई गई हैं। जेएनयू के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह के दाखिले पर विवाद खड़ा हो गया है। ऋचा विश्वविद्यालय से ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज में पीएचडी कर रही हैं। आरोप है कि उन्हें आरक्षित सीट पर दाखिला मिला। हालांकि ऋचा का दावा है कि उन्हें विश्वविद्यालय ने दाखिला दिया है, इसलिए ये उनका मामला है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा लगातार मुझे पिछले 6 महीने से मानसिक रूप से उत्पीड़ित किया जा रहा है। रोज मुझे ये एक नोटिस थमा देते हैं, रोज ये मेरे कार्यों पर सवाल उठाने का प्रयास करते हैं और उसी क्रम में अब ये मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बाहर करने के लिए या फिर मेरे ऊपर कार्रवाई करने के लिए मेरे एडमिशन प्रक्रिया पर सवाल उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ऋचा के खिलाफ शिकायत रजनीश सिंह ने की है। रजनीश ने ऋचा के खिलाफ छात्र संघ चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। ऋचा सिंह जो समाजवादी पार्टी से हैं, एचओडी के साथ दबाव बनवाकर अपना प्रवेश ले ली, जो इनका एक अमानवीय कृत्य है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के आते ही इनको तुरंत निष्कासित कराकर इनके ऊपर धोखाधड़ी का एफआईआर भी कराया जाएगा। कुलपति आरएल हंगलू ने दाखिला विवाद की जांच के लिए कला संकाय के डीन की अगुवाई में समिति बनाई थी। समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है। सोमवार को कुलपति के पास आने पर विश्वविद्यालय प्रशासन आगे का फैसला लेगा। जांच के तथ्यों के आधार पर ये उन्होंने बताया है कि प्रवेश में आरक्षण संबंधित कुछ विसंगतियां हैं। ऋचा सिंह ने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीता था। छात्र संघ में अध्यक्ष के अलावा सारे पद एबीवीपी के पास हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चीन में आर्थिक मंदी का साया गहराता जा रहा है। इस साल विकास दर का अनुमान घटाकर 6.5% कर दिया गया है। वहीं चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 7.6% रहने का अनुमान है। मंदी के बावजूद चीन ने रक्षा बजट में 7.6% का इजाफा किया है। शनिवार को चीन की संसद यानी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस संसद का सत्र शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री ली केकियांग ने अपनी कार्य रिपोर्ट पेश की। 2200 से ज्यादा सांसदों के सामने केकियांग ने दावा किया कि पिछले साल चीन ने 6.9% की दर से विकास किया। 今年发展的主要预期目标是国内生产总值增长6.5%到7%。प्रधानमंत्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में चीन की अर्थव्यवस्था में 67,700 अरब युआन यानी 10,400 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। 2014 में ये 10,000 अरब डॉलर से थोड़ी ज्यादा थी। चीन की मुद्रा युआन का अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होना इसकी बड़ी वजह बताया गया है। 综合分析各方面情况，今年我国发展面临的困难更多更大，挑战。चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये लगातार सुस्ती के दौर से गुजर रही है। पिछले साल चीन की आर्थिक वृद्धि दर 7% से नीचे चली गई थी, जो पिछले 26 सालों में सबसे कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अगले साल पाकिस्तान में होने वाले कराची लिटरेचर कार्यक्रम का न्योता मिला है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। बॉलीवुड कलाकार अनुपम खेर को इसमें शामिल होने के लिए वीजा नहीं मिलने की वजह से ये काफी विवादों में था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शहीद हुए जवान को शनिवार को दिल्ली में श्रद्धांजलि दी गई। सीआरपीएफ जवान लाजू एनएस की शुक्रवार को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में जान चली गई थी। इस हमले में 3 कमांडो शहीद हुए थे, जबकि 15 से ज्यादा जवान घायल हुए। एनआईए कोर्ट ने आईएस के 2 संदिग्ध आतंकियों की न्यायिक हिरासत 30 मार्च तक बढ़ा दी है। अब्दुल सामी पर भड़काऊ भाषण देने और युवाओं को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए उकसाने का आरोप है। वहीं अजहर इकबाल पर आतंकी संगठन के लिए भर्तियों का आरोप है। बिहार के जमुई में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान बम धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। फिलहाल पुलिस हमले में शामिल लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। बिहार के दरभंगा में पिछले साल हुई 2 इंजीनियरों की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सड़क निर्माण से जुड़ी एक निजी कंपनी के 2 इंजीनियरों से फिरौती की मांग की गई, जिसे नहीं चुकाने पर उनकी हत्या कर दी गई। उत्तराखंड के कई जिलों में मूसलाधार बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने जिलों को इस बारे में अलर्ट भेजा है। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर इसमें शामिल है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एयर इंडिया ने दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को की उड़ान में सिर्फ महिला क्रू सदस्यों को शामिल करने का फैसला किया है। इस उड़ान में महिला पायलट और 14 क्रू मेंबर होंगी। ये फ्लाइट 6 मार्च को रवाना होगी और 8 मार्च को लौटेगी। भारत और बांग्लादेश के बीच रविवार को एशिया कप T20 का फाइनल मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला ढाका के शेर बांग्ला स्टेडियम में होगा। मेजबान बांग्लादेश क्रिकेट टीम लगातार दूसरी बार एशिया कप टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। तालिबान ने अफगानिस्तान सरकार के साथ शांति वार्ता फिर से शुरू करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। तालिबान का कहना है कि जब तक अफगानिस्तान से विदेशी सेनाएं वापस नहीं होंगी, वो वार्ता में हिस्सा नहीं लेगा। साथ ही तालिबान ने जेल में बंद अपने लड़ाकों को रिहा करने की मांग भी की। तिब्बत को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने के लिए चीन नई रेल लाइन बिछाने की तैयारी में है। चीन ने देश की नई पंचवर्षीय योजना में इसका जिक्र किया है। इससे पहले चीन ने 2006 में ल्हासा के लिए किंगहाई तिब्बत रेल लाइन बिछाई थी। तो 8 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।